सपना देखने से साकार तो नहीं होता, कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप देखें चीन को, जापान को, सिंगापुर को, तो एक बात समझ में आएगी कि सिंगापुर में आज भी सतयुग चल रहा है, लेकिन भारत में कलयुग चल रहा है। जापान में आज भी सतयुग चल रहा है, भारत में कलयुग चल रहा है। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी की झूठी शिकायत करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी की दूसरे के खिलाफ झूठी एफआईआर करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी की दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही देने की हिम्मत नहीं पड़ती। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चीन, जापान, सिंगापुर में कोई बेटी लव जिहाद का शिकार नहीं होती। चीन, जापान, सिंगापुर में वहां के मूल निवासियों को कन्वर्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। चीन, जापान, सिंगापुर में, इसलिए मैं कहता हूं आज भी सतयुग चल रहा है। और भगवान राम की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि, भगवान महावीर की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे कलयुग चल रहा है। ये सतयुग और कलयुग का अंतर इतना ही है, जहां भगवान राम का मंदिर है वहां कलयुग चल रहा है। जहां राम नीति लागू है, भय बिन होय न प्रीत, वहां पे सतयुग चल रहा है। भगवान कृष्ण का मंदिर है, यहां कलयुग चल रहा है। जहां कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित, वहां सतयुग चल रहा है। आज लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है, लाखों परिवार इस नशे के कारण बर्बाद हो चुके। आज की डेट में माँ बाप इस बात से चिंतित है, मैं बच्चे को पढ़ने के लिए भेजूंगा, कहीं हमारा बच्चा नशेड़ी ना हो जाए। आज की डेट में माँ बाप इस बात से चिंतित है, मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजूंगा, स्कूल भेजूंगा, कॉलेज भेजूंगा, कहीं उसका अपहरण न हो जाए, कोई वो लव जिहाद का शिकार न हो जाए। इसका समाधान है कठोर कानून, और उन्हीं कठोर कानूनों के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूँ, हाई कोर्ट में लड़ता रहता हूँ। जब जब अवसर मिलता है आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। आज प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 हिंदुओं का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही है। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस के प्रयास के बाद, 3.5 लाख मिलती नहीं है। 3.5 लाख बेटियां साल में नहीं वापस मिल रही, इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां कम हो रही हैं। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा है। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। तो बहुत सारे खतरे हैं, इन खतरों से निपटना है। लेकिन एक बात तो आप भी जानते हैं कि बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप तक मुझे बताओ कि किसी बीमारी की चर्चा करके वो बीमारी ठीक हुई हो। सच्चाई तो यह है, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी बढ़ती है। और एक बात, डॉक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता, दवाई अच्छी या बुरी होती है। डॉक्टर कोई बीमारी ठीक नहीं करता, डॉक्टर आपके शरीर में नहीं जाता, आपके शरीर में तो इंजेक्शन जाता है, कैप्सूल जाता है, वैक्सीन जाती है, सिरप जाता है। मेरी कोशिश यह है कि भारत की जो घटिया दवाई चल रही है, घटिया नियम कानून चल रहे हैं, घटिया जो सिस्टम चल रहा है, इसको बदला जाए। एक जमाने में हमारे देश में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। आज की डेट में गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। पूरे देश में जितने एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए, बच्चों के काम की बात बता रहा हूं। आपका बच्चा अगर 90% भी लाए, बिना कोचिंग के उसका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता। 90% लाए बिना कोचिंग के वो इंजीनियर नहीं बन सकता। 90% लाए बिना कोचिंग के एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा। कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, बिना कोचिंग किए ना उसका क्लैट में सिलेक्शन होता है, ना जेई में सिलेक्शन होता है, ना नीट में सिलेक्शन होता है, ना आईएएस में सिलेक्शन होता है। क्योंकि एजुकेशन माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सीए में, क्लैट में, एनडीए में पूछा नहीं जाता। इसलिए मजबूरी में आपको कोचिंग कराना पड़ता है।
ये सिस्टम चल रहा है। तो सामाजिक समरसता तब आएगी जब दोबारा फिर से कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क का बच्चा और कप्तान का बच्चा एक स्कूल में एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक स्कूल में एक किताब एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जी जब कलेक्टर और कमिश्नर का बच्चा एक किताब एक स्कूल में पढ़ेगा। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल किया, ये जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको बंद किया जाए। भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो, भारत में समान शिक्षा हो। हाँ, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, यूपी वाले बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे, हरियाणा वाले हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाब वाले पंजाबी में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम अलग अलग नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैथ की किताब तो पूरे देश की एक हो सकती है, केमिस्ट्री किताब एक हो सकती है पूरे देश की, जूलॉजी किताब पूरे देश की एक हो सकती है, बॉटनी किताब पूरे देश में एक हो सकती है। तो फिर CBSE अलग बोर्ड क्यों पढ़ा रहा है? ICSE किताब अलग क्यों है? यूपी बोर्ड की किताब अलग क्यों है? बिहार बोर्ड की किताब अलग क्यों है? बंगाल बोर्ड की किताब अलग क्यों है? अरे एक रेलवे बोर्ड से अगर पूरे देश की रेलवे चल सकती है, पूरे देश की ट्रेन चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलो बच्चों। अगर एक सामान पे एक टैक्स हो सकता है कि कपड़े पे इतना टैक्स लगेगा, मिठाई पे इतना टैक्स लगेगा, कंप्यूटर पे इतना टैक्स लगेगा, अगर इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन कंटेंट तो एक होना चाहिए। एक बात याद रखना, राजा दशरथ क्षत्रिय परिवार के, राज परिवार के थे, सुमंत दलित परिवार के थे, लेकिन राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए दोस्ती हो गई। और दोस्ती हुई तो जब राजा दशरथ राजा बने तो सुमंत को महामंत्री बना लिया। आज दशरथ और सुमंत की स्कूल अलग अलग है, आज दशरथ और सुमंत का किताब अलग अलग है, आज दशरथ और सुमंत को समान अवसर नहीं मिल रहा है। इस देश में समान अवसर की बहुत बातें होती हैं, समानता की बहुत बातें होती हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ऐसी बहुत बातें होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, खास तौर पे ये बच्चे जो बैठे हैं, ये 10वीं 12वीं के बच्चे हमको दिख रहे हैं, जब तक इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, समान शिक्षा नहीं होगी, तब तक समान अवसर नहीं मिल सकता है। जब तक इस देश में 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम नहीं होगा, तब तक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। इस देश में पूरे देश के केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है, पूरे देश के नवोदय स्कूल का सिलेबस एक है, फिर CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, तमिल बोर्ड, सबका सिलेबस एक नहीं हो सकता। क्या? जोर से बोलो बच्चों। हो सकता। तो आवाज उठाओ कि भारत की पहली आवश्यकता है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। और समान शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि मुगल यहाँ पे मदरसा खोले थे और मुगलों ने मात्र 1000 मदरसा खोला था। उन मदरसों की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग हो चुकी है 3.5 लाख। और मदरसों में संविधान विरोधी चीजें सिखाई जाती हैं। जो कुछ संविधान में लिखा हुआ है वो सब के उल्टा मदरसे में सिखाया जाता। मदरसा कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, समता, समानता, ये संविधान कहता है समता, समानता, समरसता, समान अवसर। ठीक इसकी उल्टी बात सिखाई जा रही है। और एक बात और याद रखिए, दुनिया के जिन देशों में मदरसा खुला है वो 25, 30, 40 साल के अंदर वहां अशांति फैली है। एक देश था पर्सिया, 90% पारसी रहते थे, वहां चंद मदरसे खुले, मदरसों का परिणाम ऐसा निकला वो 90% पारसी आबादी वाला पर्सिया बाद में ईरान बन गया। रोज बम धमाके हो रहे हैं ईरान के बारे में, आपको पता ही हो। तो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे। भारत में आतंकवाद कम हो, अलगाववाद कम हो, कट्टरपंथ कम हो, मजहबी उन्माद कम हो, इसलिए भी जरूरी है समान शिक्षा लागू करना। नहीं तो एक बात याद रखना, मदरसे का दुष्परिणाम देखो। यमन शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुला अशांत हो गया। कांगो शांत समृद्ध खुशहाल था, वहां मदरसे खुले अशांत हो गया। ईरान शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुले अशांत हो गया। सूडान शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुले, वहां रोज बम धमाके हो रहे हैं। तो इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है।
इन पूरी अशांति का मूल कारण है मदरसा। और भारत का संविधान न मदरसा चलाने की इजाजत देता है, न मदरसा खोलने की इजाजत देता है। संविधान में मदरसा शब्द नहीं है, इसके बावजूद 3.5 लाख मदरसे चल रहे हैं। ये काम किया है भारत के ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी, गद्दार नेताओं ने। इसलिए हम सबको विरोध करना पड़ेगा, हम सबको कहना पड़ेगा हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था लाओ, जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ एक स्कूल में एक अगल बगल बैठ के एक किताब पढ़ें। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था लाओ जहां राम और निषाद राज एक साथ एक स्कूल में एक किताब पढ़ें। हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था लाओ जहां दशरथ और सुमंत एक साथ एक किताब एक साथ बैठ के पढ़ें। और याद रखना, क्योंकि जो वर्तमान गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, चाहे वो मुगलों का मदरसा है या अंग्रेजों का मॉन्टेसरी मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल है, वो विभाजन फैलाता है। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से कंधार बन गया अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से काबुल बना है अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से ईरान बना है अशांत है। कैकेय शांत समृद्ध खुशहाल था, जहां से माता कैकेयी आई थी, जब से वो पेशावर बना है अशांत है। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से बल्ख बना है अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से स्वात घाटी बना अशांत है। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, जब से रावलपिंडी बना है अशांत है। इसलिए जोर से बोलो, एक शिक्षा एक चिकित्सा हम सब की है यही इच्छा। एक शिक्षा एक चिकित्सा, एक शिक्षा एक चिकित्सा। तो भारत में समान शिक्षा लागू होना चाहिए, लेकिन केवल कोर्ट में हमारे लड़ने पे नहीं होगा, ये पूरे देश से आवाज उठानी पड़ेगी। नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब लोग मिलकर आवाज उठाएं, भारत में समान शिक्षा लागू हो। वो चीफ सेक्रेटरी का बेटा हो या होमगार्ड का बेटा हो, वो डीजीपी का बेटा हो या क्लर्क का बेटा हो, किताब एक होनी चाहिए। जब तक एक किताब नहीं होगी तब तक दिमाग से भेदभाव खत्म नहीं होगा। ऊंच नीच का भेदभाव, अगड़े पिछड़े का भेदभाव तभी खत्म होगा जब हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक